15 साल में, हिसुआ की जनता, नवादा की जनता, जो व्यक्ति 15 साल में रोजगार ना दे पाए, कारखाने ना दे पाए, शिक्षा को चौपट कर दे, अस्पताल बदहाल है, बताने की जरूरत नहीं है, सब जान रहे हैं। तो वो व्यक्ति जिसने 15 साल कोई काम नहीं किया, उसको 5 साल और दोगे। नोटबंदी की फायदा हुआ आपको? आप बैंक के सामने खड़े हुए ना, ऐसी धूप में खड़े थे ना, बारिश में खड़े थे ना, आपने अपना पैसा बैंक में डाला, ठीक है, पैसा कहां गया? आपका पैसा कहां गया? हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों के जेब में अंदर। आपसे कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई। क्या अदानी जी बैंक के सामने खड़े थे क्या? अंबानी जी बैंक के सामने खड़े दिखे आपको? नहीं, वो ऐसे कमरे में आपका पैसा छीना और उनका कर्जा माफ किया। हमारी सरकार थी, 70,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया था। पंजाब में हमारी सरकार, पंजाब में किसानों का कर्जा माफ किया। मध्य प्रदेश में सरकार बनी, मध्य प्रदेश में कर्जा माफ किया। छत्तीसगढ़ में कर्जा माफ किया। नोटबंदी पे नहीं रुके, उसके बाद जीएसटी लागू की, सब छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। किसके लिए? हिंदुस्तान के सबसे बड़े अमीर लोगों के लिए। भाइयों और बहनों, आप समझो, रास्ता साफ किया जा रहा है। अंबानी और अदानी के लिए नरेंद्र मोदी दो चेहरों को अचानक बड़ा दिखाने लग जाते हैं। कभी किसी नई शक्ति के उभरने की बातें फैलाई जाती है, लेकिन इसका मतदान पर कोई असर नहीं पड़ता। बिहार का मतदाता तो इतना समझदार है कि वो भ्रम फैलाने वालों की हर कोशिश को खुद ही नाकाम कर रहा है। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है, बिहार के लोगों ने ठान लिया है कि जिनका इतिहास बिहार को बीमारू बनाने का है, उन्हें आसपास भी नहीं फटकने देंगे। भाई बहनी लोगन, भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, आजादी के जय घोष बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार, आत्मनिर्भर भारत के परचम बा बिहार। देश के सुरक्षा हो या देश के विकास, बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन। मैं हूं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। बिहार की सत्ता का रास्ता क्या है? क्या बिहार में चलेगा महागठबंधन का जोर, या फिर एक बार दोबारा कमल और तिल मिलकर करेंगे कमाल, या फिर जातीय समीकरण बनेगा सत्ता को हासिल करने का रास्ता? ये वो सवाल हैं जो आज बिहार की राजनीति में घूम रहे हैं। आज बिहार में राहुल गांधी की गया में रैली हुई। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सासाराम पहुंचे थे। वहां उन्होंने फिर एक बार वही पुराने वादे दोहराए, शहीदों की याद दिलाई, बिहार के जो बच्चे शहीद हुए उनकी याद दिलाई, और बहुत सारे वादे भी किए लोगों से।
इसी पर आज हमारी चर्चा है और आज हमारे साथ प्रशांत टंडन फ्रीडम एक्सप्रेस के संपादक हमारे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूं प्रशांत जी कि नरेंद्र मोदी से ही स्टार्ट करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर शहीदों की याद दिलाई है और साथ ही ये भी कहा है कि एक बार फिर बिहार में परिवारवाद की राजनीति का उदय होने जा रहा है। इसे लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? देखिए रवि, हम दोनों लोगों ने दोनों रैलियां सुनी आज, और इन दोनों रैलियों पे खास निगाहें इसलिए थी कि नेशनल लेवल के दो बड़े लीडर आज पहली बार बिहार के चुनाव के मैदान में उतरे जी। और ये ऐसा समझा जा रहा था, खासकर नरेंद्र मोदी को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर, कि आज बिहार के चुनाव का वो नैरेटिव आज वहां से शुरू होगा या पेश होगा जो अब तक एनडीए या बीजेपी के प्रचार में नहीं दिखाई दे रहा था। जी। मैंने बड़े गौर से उनका भाषण सुना, एक एक शब्द सुना, और वो कोई ऐसी नया नैरेटिव बिहार के उसमें नहीं दिखाई दिया, बल्कि दो मसलों पे वो डिफेंसिव दिखाई दिए। एक तो बिहार के जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है तो चिराग पासवान को लेकर ये कॉम्प्लिकेशन एनडीए के भीतर आया, जिसमें कि तमाम नाज नखरे भी नीतीश कुमार के आए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लेट पहुंचे। वो उसका रिफ्लेक्शन आज भी दिखाई दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत उसी से की। चिराग पासवान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि कुछ नई शक्तियां पैदा हो गई हैं और उनको बड़ी प्रमुखता दी जा रही है, वगैरह वगैरह। तो एक तो ये खास बात थी उनकी। दूसरा कि मुझे लग रहा है कि शायद नीतीश कुमार का दबाव रहा होगा ये बात वो मंच से कहें, और बार बार उन्होंने इस बात को दोहराया कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं, वही चीफ मुख्यमंत्री होंगे, वगैरह। लेकिन एक और खास बात जो देखने को मिली, एक तो वैक्सीन की चर्चा नहीं हुई, कोरोना की चर्चा हुई, लेकिन वैक्सीन की चर्चा नहीं हुई, क्योंकि कल बीजेपी की तरफ से ये गलती हो गई थी कि उन्होंने वैक्सीन को चुनाव से जोड़कर एक घोषणा कर दी थी, बिहार के चुनाव से जोड़कर घोषणा कर दी थी। दूसरा, जो आज कोई पैकेज इस बार का नहीं अनाउंस हुआ, यानी पिछली बार अगर आपको याद हो जी, तो बड़े नाटकीय ढंग से 1,25,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस हुआ था। वो 1,25,000 करोड़ का पैकेज की चर्चा जरूर की कि वो उस पैकेज से बिहार का बहुत भला हुआ है। वो अभी आगे हम चर्चा करेंगे कितना भला हुआ, वो पैकेज कितना जमीन पे उतरा, कितना नहीं उतरा। दूसरी तरफ राहुल गांधी के भाषण को भी मैंने सुना। उनका भाषण पहले रोकना चाहूंगा क्योंकि राहुल गांधी पर हम इस नरेंद्र मोदी साहब के बाद आएंगे। मैं दूसरा सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ये बात दोहराई है कि बिहार में बड़े बड़े घोटाले हुए और घोटालों के बाद जब हम धारा 370 हमने हटा दी कश्मीर से, उसे वो दोबारा लाने की कोशिश में है। इस तरीके की उन्होंने एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश की है कि उनसे बेहतर कोई प्रधानमंत्री ना आज तक हुआ ना आगे होगा। इसके अलावा उन्होंने बिहार की जनता के सामने ये भी रखा कि जो भी जितनी भी लोक लुभावन योजनाएं या जो योजनाएं हैं, जो बेहतर योजनाएं हैं जो लोगों का जीवन बेहतर कर सकती हैं, वो बीजेपी की सरकार ने ही बिहार में दी है। जी, ऐसा है कि रवि, कि अगर आप उनके कश्मीर के भाषण को अगर आप देखें कि देखिए बीजेपी मतलब पॉलिटिक्स में आप जो भी कुछ बात कहें, इस बात को साफ साफ सभी जानते हैं और मान लेना चाहिए, और इसको कहना भी चाहिए कि बीजेपी चुनाव तभी जीतती है जब वोटों का ध्रुवीकरण हो। यानी बड़े सिंपल शब्दों में इसको कहा जाए कि जब तक समाज में सांप्रदायिकता है तब तक बीजेपी, सांप्रदायिकता इनका एक वोटिंग इलेक्शन प्लैंक है। आज उस सांप्रदायिकता वाला जो पूरा मसला है, उसमें जो उस पैकेज में अगर हम कहें तो उस लिफाफे में आज कश्मीर था, और ये कश्मीर योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहां पे दौरे पर है, और उन्होंने कई बार कश्मीर की चर्चा की है कि बिहार के लोग जो हैं वो कश्मीर में जाकर जमीन खरीद सकते हैं। मैं सिर्फ एक रवि एक मिनट आपको ये बात मैं पूरी कर लूं। ये इंटरेस्टिंग बात है कि बिहार में 60% जनता
बिहार की 60% जनसंख्या लैंडलेस है, उसके पास भूमि नहीं है, जमीन नहीं है। 90% आबादी के पास 1 एकड़ से कम जमीन है। तो मेरा ये आग्रह नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी से ये भी होगा कि कश्मीर में तो बात की बात करें, पहले बिहारियों को बिहार में तो जमीन दें। जी बिल्कुल। अगला सवाल मेरा नरेंद्र मोदी के भाषण से ही जुड़ा हुआ है। उन्होंने स्वामित्व कार्ड की एक बात की है कि बिहार में जमीनें वो नपवा रहे हैं, उनके लिए जो ड्रोन है वो काम कर रहे हैं, ड्रोन से वो पूरी पैमाइश बिहार की जमीनों की करवा रहे हैं। इसके अलावा बिहार में एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अब तक किसान, क्योंकि वो उसके पास स्वामित्व का अधिकार नहीं होता था, तो उसे बैंक लोन नहीं देता था। तो अब वो उन्होंने एक मोटा मोटा ये वादा किया है कि अगर वो दोबारा से नीतीश कुमार की सरकार अगर बिहार में आती है तो सबसे पहला काम ये वाला किया जाएगा कि लोगों को स्वामित्व कार्ड दिया जाएगा, यानी उनके जमीन का जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। इसे लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि ये एक ऐसा वादा है जो दिल्ली में भी हुआ, ये हरियाणा में भी हुआ, ये पंजाब में भी हुआ, लेकिन लागू कहीं नहीं हुआ। देखिए, और ये लागू भी हो रवीन, तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है जी। मेरा राशन कार्ड बन जाए तो इसका मतलब नहीं कि मेरे घर में राशन आ गया, बिल्कुल, है ना। या मेरा पासपोर्ट बन जाए तो इसका मतलब नहीं कि मेरा जो है वीजा भी लग गया और मुझे एयरलाइंस की टिकट भी आ गया विदेश जाने के। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है जो समय के साथ डिजिटल गवर्नेंस हो रही है, ये चीजें होती रहती हैं और ये सरकारें आती हैं और जाती हैं, ये सरकारों के बीच की ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें जो ये होती रहती है। कोई बड़ा ऐसी चीज नहीं है कि जिसके बिहार के लोगों को जो है वो बड़ा कुछ हासिल हो जाएगा। मूल बात ये है जो मैंने पहले डेटा आपको दिया कि 60% लोग बिहार में जनसंख्या लैंडलेस है, जमीन का 1 इंच उनके पास नहीं है। जिनको ये कह रहे हैं कि कश्मीर में आप जमीन खरीद सकते हो और उनको लैंड का वो कार्ड भी बना के दे देंगे, किसको बना के दे दोगे भाई? आधे से ज्यादा पॉपुलेशन के पास जमीन नहीं है। वो बेचारा महाराष्ट्र में, कश्मीर में और जगह जगह जाकर वो मजदूरी करता है, तब वो अपने घर को 4 पैसे भेजता है और खुद अपना पेट पालता है। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है जमीन को लेकर के, ये क्योंकि अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को अगर देखा जाए तो उनके 3 केंद्र बिंदु रहे पूरी अपनी रैली के भाषण के। पहला कश्मीर रहा, दूसरा जमीन को लेकर के रहा, और तीसरा उन्होंने फिर एक बार कहा कि हम रोजगार देने पर बहुत गंभीर हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस तरीके से रोजगार देंगे। क्या ये भी ये माना जाए कि ये भी एक ऐसी जर्नल स्टेटमेंट थी आज प्रधानमंत्री की सासाराम में दी गई, जो रैली में जो दिया गया जो भाषण था? जी, उन्होंने कोई रिजर्वेशन की बात भी की है, और 2 बातें बड़ी क्लैरिफाई में कर दूं अपने दर्शकों को भी कि एक तो रिजर्वेशन के एक्सटेंशन का 10 साल का उन्होंने बात कही है जी। ये बिल्कुल कतई ये जुमला है। ये जो रिजर्वेशन का एक्सटेंशन जो भारत के संविधान में है प्राविधान, जो हर 10 साल बाद बढ़ाया जाता है, ये नौकरियों का रिजर्वेशन नहीं है जी। नौकरियों का रिजर्वेशन का कोई एक्सटेंशन का प्राविधान नहीं है, वो परमानेंट है जी। ये जो 10 साल का एक्सटेंशन की बात आज मोदी जी कर रहे थे, वो लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट में जो सीटें रिजर्व होती, उनका रिजर्वेशन जो हर 10 साल बढ़ाया जाता है जी। ये नौकरियों का रिजर्वेशन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक रोजगार और बेरोजगारी की बात है, मैं आपको बता दूं इन्हीं की सरकार चल रही है ना अभी तो। जी बिल्कुल। बीजेपी का ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार चल रहे हैं, वहां से कूद कर आरजेडी से, महागठबंधन से इधर आ गए वो। तो पिछले 3 साल से, जिसको मोदी जी ने कई बार कहा डबल इंजन की सरकार, तो इस डबल इंजन की सरकार की हकीकत ये है कि इस बिहार में 31% तक बेरोजगारी थी, जो अब बढ़कर अप्रैल 2020 में 46% हो गई। लगभग आधा बिहार बेरोजगार है। ये CMIE का डेटा है, उनके सर्वे का डेटा है, और ये नेशनल एवरेज से लगभग दुगना है।
जी या बल्कि दुगना ही है, क्योंकि नेशनल एवरेज जो है वो 23% है बेरोजगारी का, और बिहार में 46% बेरोजगारी अप्रैल 2020 का डेटा है ये। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? जब आप अभी अपने 3 साल से 3.5 साल से सरकार चल रही थी, तब आप रोजगार नहीं दे पाए। कोरोना की वजह से बंदी के बाद, लॉकडाउन के बाद बेरोजगारियां बहुत बेतहाशा बढ़ी हैं। अब कैसे दोगे आप? जी, अब अगला सवाल मैं तेजस्वी यादव की रैली को लेकर के कर लेता हूं, जो उन्होंने गया में राहुल गांधी के साथ की। उन्होंने भी कहा है कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे और हमें जैसे ही हम सत्ता पर काबिज होंगे, बिहार के चीफ मिनिस्टर बनने की, और उनका इशारा था, उन्होंने कहा कि जो मेरी पहली कलम चलेगी वो इस बात को लेकर के चलेगी कि मैं 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। ये जो रोजगार वाला जो प्रिंसिपल है, वो बिहार के चुनाव में किस तरीके से काम कर रहा है, इसे मैं भी समझना चाहता हूं और हमारे दर्शक भी समझना चाहते हैं। देखिए, बेरोजगारी जो है एक अब ये सिर्फ देश की नहीं बल्कि ये ग्लोबल क्राइसिस के तौर पर ये उभर कर सामने आ रही है। जी, देखिए इसके दो पहलू हैं। एक तो मैंने बताया कि 46% बेरोजगारी का आंकड़ा बिहार में है, लगभग आधी पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन बेरोजगार है। दूसरे की बड़े पैमाने पर जिनको हम लोग प्रवासी मजदूर कहते हैं, जिनको आपने लॉकडाउन जब 4 घंटे की नोटिस पे हुआ तो बेचारे पैदल चले 500-500, 1000 किलोमीटर, पुलिस की मार खाते हुए और भूखे प्यासे। ये वो लोग हैं जो काफी जो है, इसमें बिहार के लोगों की और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की संख्या बहुत थी। तो बेरोजगारी का इतना बड़ा आंकड़ा 46%, 46 और ये जो प्रवासी मजदूर, चाहे वो महाराष्ट्र से आए हो, चाहे गुजरात से आए हो, चाहे वो देश की दूसरी जगहों से आए हो, वो सब अपने घरों पे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद वो फैक्ट्रियां, वो कारखाने, वो तमाम सारे रोजगार के अवसर वापस नहीं खुल पाए हैं जहां ये लोग रोजगार थे। तो जाहिर सी बात है कि वहां पे बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और उसका इमोशनल तरीके से भुनाने की जरूरत हो रही है। देखिए, रोजगार की अगर आप बात करें, और हमारे वोटर को भी जो है वो एजुकेट होना पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में जब तक लोकतंत्र तभी चलता है जब वोटर एजुकेटेड हो और पत्रकार सजग हो। तो वोटर को एजुकेट होना पड़ेगा कि आप ये 10 लाख वगैरह जुमलेबाजी छोड़िए, आप बताइए कि ये कैसे दोगे। जैसे एक बड़ी अच्छी मिसाल है कि कांग्रेस जब 2019 का चुनाव लड़ रही थी तो वो न्याय योजना लेकर आए। वो बड़ी एक्शनेबल योजना थी, यानी उसके अंदर पूरा एक एक स्टेप था कि वो कैसे उसको लागू करेंगे। वो चुनाव लोगों को समझ में नहीं आई, वो चुनाव जीत गए हार गए, वो एक अलग कारण है, लेकिन उस चुनावी वादे में कोई खामी नहीं थी, क्योंकि वो कंप्लीट एक पैकेज था जो जनता को समझाया जा सकता था। तो रोजगारी की जो बात, बेरोजगारी को दूर करने की बात और लाखों नौकरियों की बात, मोदी जी भी कह रहे थे कि तमाम रोजगार के अवसर हम खोलेंगे। डेफिनेट प्लान देना चाहिए कि इस महीने इतना, इस महीने इतना, इस सेक्टर में इतना, इस सेक्टर में इतना, ये योजनाएं हैं, ये नए काउंटर्स खुलेंगे, ये नए दफ्तर खुलेंगे, ऐसे सर्वे किया जाएगा वगैरह वगैरह। तो जो भी, तो पॉलिसी के शेप में नहीं आ रही है, ये केवल भाषण पे जुमलेबाजी है। अच्छा, इसमें तेजस्वी ने एक और मुद्दा बड़ा गंभीरता से उठाया। उन्होंने कहा कि बिहार का जो बजट है वो 2,13,000 करोड़ रुपए है, जिसमें से 60% बजट ही खर्च हुआ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो शिक्षकों का जो मामला था, उन्हें नियमित नहीं किया गया, विधवा पेंशन बढ़ाई नहीं गई। इस पर भी हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि ये पूरा इसका लब्बो-लुआब क्या था? तेजस्वी इसके पीछे कौन सा ऐसा पासा या उसे कहें डाइस फेंकना चाह रहे थे ताकि जनता उसे स्वीकार कर ले और वोट उनके अपने फेवर में कन्वर्ट हो जाए? जी, एक तो ये कि मैं दोनों रैलियों को, तेजस्वी की रैली बहुत दिन से देख रहा था, उसमें चुनाव आयोग का भी एक रेफरेंस आ गया परसों नरसों कि कोरोना की वजह से वो अलर्ट रहे। प्रधानमंत्री जी के राष्ट्र के नाम संदेश के अगले दिन ये इलेक्शन कमीशन की एडवाइजरी आ गई तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को। और आज आप देखिए कि दोनों रैली में लोग, प्रधानमंत्री की रैली में भी सामने आपको पुलिस के लोग दिख जाएंगे, तमाम लोग दिख जाएंगे जो कि मास्क नहीं पहने हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई सवाल ही नहीं था,
खचाखच भरी रैलियों में। तो और प्रधानमंत्री ने आज सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं की जी जो वो टेलीविजन पे परसों कर रहे थे। खैर वो पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में ये सब चीजें चलेंगी, लेकिन जो आर्थिक स्थिति है उसका मैं एक आपको मिसाल देता हूं कि बड़े शोरगुल के साथ और बड़े नाटकीय अंदाज में पिछले चुनाव में 2015 के चुनाव में प्रधानमंत्री ने 1,25,000 करोड़ का पैकेज बिहार के लिए अनाउंस किया। जी नीतीश कुमार मंच पे बैठे हुए थे। नीतीश कुमार की आत्मा जानती होगी कि वो पैकेज 1,25,000 करोड़ का कहाँ गया और कहाँ आया। उसका एक थोड़े से फैक्ट मैं आपको बता दूं कि 1,25,000 करोड़ की कोई मतलब 2 रुपया भी यूनियन बजट में बिहार के लिए नहीं रखा गया। तो वो 1,25,000 का जो पैकेज था वो नेशनल हाईवे, वो पेट्रोलियम प्रोजेक्ट, वो एनटीपीसी, वो इंडियन ऑयल के प्रोजेक्ट, उसको मिलाकर सब कर दिया गया था और उसकी घोषणा वहां हो गई। उसके बाद भी आप देखिए कि 2015 के पैकेज में 54,713 करोड़ रुपए सड़कों के लिए था, सड़क और पुल के लिए। पुलों की बात आज भी वो कर रहे थे। 21,000 करोड़ पेट्रोल और गैस प्रोजेक्ट के लिए था जो कि ओएनजीसी और इंडियन ऑयल के प्रोजेक्ट्स हैं जी। स्किल डेवलपमेंट। और ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं ये उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो बीजेपी के हैं उसको भी कह चुके हैं। उसके बाद उनके बिहार के जो रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर हैं नंदकिशोर यादव वो भी कह चुके हैं कि ये जितना पैकेज प्रधानमंत्री का था ये सेंट्रल इम्प्लीमेंटेड स्कीम थी। सरकार राज्य सरकार के पास कोई पैसा नहीं आया जी। और इसमें भी 75 जो उसके हिस्से थे उसमें 49 प्रोजेक्ट में अभी भी टेंडर तक नहीं हुए हैं। जो रोड कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट थे इसी 1,25,000 के पैकेज में 49 प्रोजेक्ट में टेंडर तक अभी तक नहीं हुए हैं। 5 साल हो गया उस पैकेज को अनाउंस किए हुए, अगस्त 2015 में हुआ था जी। तो आर्थिक फ्रंट पे देखिए रैलियों में जुमलेबाजी कर देना और उसकी हकीकत बहुत जमीन आसमान का अंतर है। और लेकिन राहुल गांधी ने इसी रैली में गया में एक बड़ा वैलिड सवाल उठाया, एक बार फिर दोबारा से उन्होंने चीन का मुद्दा उठाया। जी हाँ, ये देखिए प्रधानमंत्री ने भी सैनिकों को लेकर कहा, राहुल गांधी ने भी बहुत इमोशनल अपील की। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला जरूर जनता के बीच में ले जाना चाहिए और जनता को भी इसमें अपनी राय रखनी चाहिए। ये सब जानते हैं कि चीन की घुसपैठ हुई है, ये भी सब जानते हैं कि हम उसको खदेड़ नहीं पाए, ये हकीकत है। और ये भी हकीकत है कि चीन से जो बातचीत हो रही है उसमें सफलता नहीं मिली है और इसकी जवाबदेही जो है वो होनी चाहिए, बजाय इसके कि इमोशनल बातें की जाए। देखिए इमोशनल बातें जब आप करेंगे तो एक उग्र किस्म का राष्ट्रवाद पैदा करेंगे और वो उग्र किस्म का जो राष्ट्रवाद है जिससे होकर हम गुजर रहे हैं उसमें 2 नुकसान बहुत बड़े होते हैं, जनता के नुकसान होते हैं। एक तो लोकतंत्र की संस्थाएं कमजोर होती है जी। दूसरा उसमें नुकसान ये होता है कि जो जनता की अपनी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो इस इमोशनल चादर के नीचे ढक जाती हैं। कोई सरकारों की जवाबदेही नहीं होती है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। आप उसको भावना में जो है वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं और उस भावना के कन्वर्ट करने में बाकी जनता की तो छोड़िए, जो बेचारे हमारे सैनिक हैं जिनकी जान जाती है सीमा पर, उनके परिवारों को भी अगर आप जाके देखिएगा तो कुछ नहीं मिलता है जी। उनके कॉफिन पे वोट जरूर होते हैं, उनके कॉफिन पे जो है इलेक्शन जीते और लड़े जाते हैं, लेकिन उनको हकीकत क्या मिलता है ये आपको मतलब आप देख ले जाके आपको बदल जाएगा। एक अंतिम सवाल के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। तो राहुल गांधी ने जो चीन का जो मसला उठाया है, मुद्दा जो उठाया है, उसे आप किस रूप में देखते हैं? क्या वाकई इस मुद्दे पर एक बार फिर दोबारा से देश के प्रधानमंत्री को विचार करना चाहिए या इसे विपक्ष को और मजबूती से उठाना चाहिए? क्योंकि मामला सरहद पार करके देश के अंदर आने का है। बिल्कुल, देखिए सरकार, जनता और विपक्ष का काम है कि सरकार की जवाबदेही तय करे।
ये काम मीडिया का भी है, सबसे बड़ा काम तो ये मीडिया का है। लेकिन अफसोस की बात है कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सरकार की गोद में बैठा हुआ है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है। लेकिन इन सारे गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवालों को जिम्मेदारी से उठाना चाहिए, भावनाओं से नहीं, क्योंकि भावनाओं से आप उठाएंगे तो कांग्रेस का भी नुकसान ही इसमें होगा। मैं कांग्रेस को सलाह दे सकता हूं कि कांग्रेस का नुकसान होगा, क्योंकि भावनात्मक राष्ट्रवाद जो है वो लोकतांत्रिक संस्थाओं को और सरकार की जवाबदेही को कम करता है। जी, तो ये था फिलहाल हमारा बिहार के चुनाव को लेकर के हमारी ये चर्चा थी। हालांकि 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होना है, जिसमें 243 सीट में से 71 सीटों पर चुनाव होगा और ये चुनाव 16 जिलों में होगा। आने वाले समय में हम एक बार फिर अपने दर्शकों के सामने आएंगे और लगातार बिहार के चुनाव को लेकर के लगातार चर्चाओं का सिलसिला जारी रहेगा। फ्रीडम एक्सप्रेस पर आप हमें लाइक करें और हमारे प्रोग्राम को लगातार शेयर करें ताकि हमें आपसे प्रोत्साहन लगातार मिलता रहे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।